हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर बीएसटी क्लास 12 का, और वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करते हैं, उनके लिए एक्शन में एज अ गाइड सर्व करते हैं। उनके एक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये मैनेजर्स के एक्शन हैं। और इन एक्शंस में जो चीज उन्हें मदद करती है, दैट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं बच्चों? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला फीचर है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, वेदर इट इज पॉलिटिकल और सोशल, वेदर इट इज इकोनॉमिकल, हर जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। एज वी हैव स्टडीड कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि उन्हें एक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लंबे समय की प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई तो होते हैं बट एज द सिचुएशन डिमांड सो, जैसा सिचुएशन डिमांड करती है वैसे अप्लाई होते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लेक्सिबल कहा गया है। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब यह हुआ कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बिहेवियरल कहा गया है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं कि अगर देयर इज अ प्रॉब्लम तो उसका कॉज है, और उस कॉज से डील करने पर हमें पता चलता है उसका इफेक्ट क्या है। अगर वर्कर डिमोटिवेटेड है तो मे बी उसकी सैलरी इंक्रीज करने से, पीयर रिकॉग्निशन से उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो कॉज क्या है? मोटिवेट ना होना, डिमोटिवेटेड होना, और इफेक्ट क्या है? इफिशियंसी का बढ़ जाना। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मींस कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। यानी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स की नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, पुरानी यानी पास्ट मिस्टेक्स से सीखने के लिए मदद करते हैं, और रिकरिंग प्रॉब्लम्स जो आती है मैनेजमेंट में उसको सॉल्व करने में दे हेल्प द मैनेजर्स। Second one is optimum utilization of resources and effective administration. रिसोर्सेज कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड होते हैं, भले ही वो मटेरियल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, दे शुड बी केयरफुली यूटिलाइज्ड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को एक्विप करते हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सकें, जिससे ट्रायल एंड एरर अप्रोच को रिमूव करके प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और वो है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंस है कि हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन थॉट प्रोसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जो डिसीजन बेस्ड होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, दैट आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ऑल्दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होते हैं बट दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे मीट द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे बदलते हुए एनवायरमेंट के हिसाब से बदल जाते हैं, इसलिए मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि बदलते हुए एनवायरमेंट में कैसे डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि अब पब्लिक अवेयर हो चुकी है, तो कंपनीज को, बिजनेस फर्म्स को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है। तो आज के दौर में अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं और इक्विटी को फॉलो कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो इक्विटी डज नॉट अलोन लाइज कि हमें सारे वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस देनी है, नहीं। वैल्यू टू द कस्टमर, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड से प्रोडक्शन करना, दैट ऑल कम्स अंडर द फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जानते हैं पहले हेनरी फेयोल के बारे में। तो हेनरी फेयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। एट द एज ऑफ 19 इन्होंने एक माइनिंग कंपनी ज्वाइन की,
और 1888 में वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। When he became the managing director of the company at that time, कंपनी लॉस में जा रही थी, बट उनकी मैनेजरियल एक्सीलेंस ऐसी थी कि उन्होंने उस लॉस में जाती हुई कंपनी को न सिर्फ ये कि रिवाइव किया, बल्कि इट बिकेम अ फ्लरिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन 1916 उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। मोर देन 100 इयर्स के बाद भी आज भी ये प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के इतने अच्छे हैं कि इसलिए हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो बच्चों चलते हैं अपने 14 प्रिंसिपल्स की तरफ और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल सजेस्टेड कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच टास्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट। हेनरी फेयोल का कहना यह था कि द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज डन थ्रू स्पेशलाइजेशन। अगर हमें स्पेशलाइजेशन अचीव करना है तो वर्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा और उसे उसके स्पेशलिस्ट व्यक्ति से कराना पड़ेगा। इससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों एनहांस होगी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज obedience to those orders is called responsibility. Fayol suggested कि there should be a proper balance between authority and responsibility, क्योंकि अगर excessive authority होगी तो उसका misuse होगा और responsibility without authority होगी तो it cannot be fulfilled at all. Next is discipline. Discipline means obedience to the rules, regulations and the agreement of employment by all the employees in the organization. It involves judicious application of penalties and it means that there should be discipline in the organization. Next is unity of command. जैसा कि हमने पढ़ा command means right to give orders. तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है कि एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक बॉस को ऑर्डर देना चाहिए, ऐसा फेयोल ने कहा। क्यों? अगर एक सबऑर्डिनेट को दो सुपीरियर्स ऑर्डर देंगे तो ही और शी विल गेट कंफ्यूज्ड कि टू हुम आई हैव टू फॉलो। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें आपको याद रखना है कीवर्ड वन हेड वन प्लान। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट all the units of the organization must be moving towards a single objective. हेनरी फेयोल का कहना यह था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो डिविजन्स हैं, लेट्स सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर हो रही है मोटर बाइक्स और मैन्युफैक्चर हो रही है कार, तो दो डिविजन्स होने चाहिए और हर डिवीजन का अपना एक इंचार्ज होना चाहिए, अपने रिसोर्सेज होने चाहिए और अपने प्लान्स होने चाहिए। तो दिस मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Next is subordination of individual interest to general interest. तो हेनरी फेयोल का कहना यह था कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कंपनी लॉस में जा रही है बच्चों और ऐसे वक्त में एक कंपनी का पुराना सेल्स मैनेजर हाई सैलरी की डिमांड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे बुरे वक्त में कंपनी का हित देखा जाएगा, ना कि उस मैनेजर का। Next is remuneration of employees. Remuneration means मेहनताना, means salary and wages that is being provided to the employees in return of the work done by them. तो हेनरी फेयोल का कहना यह था कि जो रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए दैट शुड बी फेयर एंड जस्ट, और उन्हें इतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए कि कम से कम एक वर्कर को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हो उस वर्कर का दैट मस्ट बी रीजनेबल। एट द सेम टाइम वो रेम्यूनरेशन विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ decision making power at the top level and decentralization means dispersal of decision making power among the lower levels. फेयोल का कहना यह था कि दिस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मीन सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, इट इज बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना अनिवार्य है। एंड फाइनल अथॉरिटी जो होती है दैट मस्ट बी रिटेन्ड एट द टॉप लेवल, और जो सबऑर्डिनेट्स को देने वाली अथॉरिटी है दैट मस्ट बी डिस्पर्स। मींस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्डर।
लेकिन बच्चों ये वो ऑर्डर नहीं है इंस्ट्रक्शन वाला, यहां ऑर्डर का मतलब है क्रम, यहां ऑर्डर का मतलब है सीरियल ऑर्डर। हेनरी फयोल का कहना यह था कि देयर मस्ट बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एट इट्स अलॉटेड प्लेस। हर चीज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक सही जगह होनी चाहिए। क्यों? इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगी और प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे जल्दी अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मींस समानता। दिस मींस कि फयोल का कहना यह था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा, यानी किसी तरह का भेदभाव एम्प्लॉइज के बीच में नहीं होना चाहिए। देयर शुड प्रिवेल इक्विटी अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों हमारा स्केलर चेन का। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर चेन? स्केलर चेन मींस formal lines of authority and communication from the highest level to the lowest level in the organization। फ्योल का कहना यह था कि ये स्केलर चेन हर मैनेजर के द्वारा फॉलो की जानी चाहिए, so that the smooth flow of communication prevails in the organization। However, अगर इमरजेंसी है तो सीएम से कांटेक्ट कर सकता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड गैंगप्लैंक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। दैट मींस कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में हायर होके आया है बेटा, उसे सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए सो दैट ही और शी कैन शो रिजल्ट्स। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस है और एम्प्लॉय अपनी स्किल्स को शोकेस नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉय टर्नओवर मस्ट बी मिनिमाइज्ड एंड एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन सफिशिएंट टाइम। Next is initiative. What do you mean by initiative? Taking the first step with self-motivation is called initiative. हेनरी फयोल का कहना यह था कि initiative must be encouraged by the employees। हाँ, at the cost of organization नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन और बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम्स रखती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, सो दैट देयर गुड सजेशंस इनिशिएटिव मस्ट बी वेलकम्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है फयोल का एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है बच्चों यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दैट मींस कि मैनेजर शुड प्रमोट टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करना चाहिए मैनेजर को? ही शुड यूज द वर्ड वी इन प्लेस ऑफ आई इन ऑल हिज और हर कन्वर्सेशंस। इससे क्या होगा बच्चों? एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट की भावना जागृत होगी और पेनाल्टीज की जरूरत कम से कम पड़ेगी। तो बच्चों ये थे हमारे फयोल के 14 प्रिंसिपल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों ये 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ तो लिए, बट दीज प्रिंसिपल्स आर आस्क्ड इन केस स्टडीज। तो हमें आंसर कैसे करना है बोर्ड में, दैट इज द मेन पॉइंट। तो हमें जब भी आंसर करना है इन प्रिंसिपल्स को तो वी हैव टू मेक फ्लो चार्ट्स। कोशिश करें कि डायग्राम बनाएं, जैसे स्केलर चेन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड है। यू हैव टू यूज डायग्राम्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एंड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा। फ्रेडरिक विंसलो टेलर यूएसए की एक स्टील कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर मैनेजमेंट के वो पायनियर हैं जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया है मैनेजमेंट में, और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं दैट आर वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट, जिसकी वजह से फ्रेडरिक विंसलो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली साइंटिफिक मैनेजमेंट इज? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब बच्चों ये है कि what you want men to do and doing that in best possible manner and in cheapest way। टेलर चाहते थे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जाए, और वो तभी मैक्सिमाइज किया जा सकता है जब उनके वर्क की प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस हो और उनके वर्क को बेस्ट पॉसिबल मेथड से किया जाए। तो बच्चों चलते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ। हमारा पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब का मतलब यह है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो इन अर्लियर डेज मैनेजर्स अपने पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करते थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रूल ऑफ थंब इज।
एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि इस रूल ऑफ थंब यानी ट्रायल एंड एरर अप्रोच को रिमूव करके साइंस को अप्लाई किया जाए। साइंस मींस कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड एनालाइज्ड और उसे प्रॉपर मेथड से किया जाए जिससे वर्कर की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो। तो इसका मतलब है पहला प्रिंसिपल हुआ टेलर का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो फैक्ट्री सिस्टम होता है बच्चों, उसमें सबसे ऊपर होते हैं ओनर्स, उसके बाद होते हैं मैनेजर्स, और मैनेजर्स के नीचे जो वर्कफोर्स काम करती है दैट इज वर्कर्स। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। बट टेलर का कहना यह था कि इस कॉन्फ्लिक्ट से किसी का भी फायदा नहीं, ना ही मैनेजर्स का और ना ही वर्कर्स का। इसलिए टेलर ने यह कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के बजाय देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से किसी का फायदा नहीं होता है। और इसलिए टेलर का कहना यह था कि दोनों को यानी मैनेजर को और वर्कर्स को यह बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि बोथ आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। और इसके लिए उन्होंने जो एग्जांपल दिया दैट इज वेरी यूजफुल कि जापानीज कल्चर में कंपनी में जब वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो स्ट्राइक पर बैठते नहीं है, काम बंद नहीं होता, बल्कि दे वेयर अ ब्लैक बैज एंड वर्क ओवर टाइम टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट। And also Taylor said कि the prosperity of the employer cannot last long if it is not shared with the workers। और इसके लिए मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया एफडब्ल्यू टेलर ने, जिसमें उनका कहना यह था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है एंड द मैनेजमेंट शुड फॉलो द पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट विद द वर्कर्स। एट द सेम टाइम वर्कर्स को अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट के सामने, और इन दोनों को कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें टेलर का कहना यह था कि कंपटीशन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, यानी देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखिए, एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि साइंटिफिक मेथड शुड बी फॉलोड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बट ये साइंटिफिक मेथड तो फॉलो कौन करेगा? जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर वो एम्प्लॉइज ट्रेन्ड और क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हाउ द साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी फॉलोड। इसलिए एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय सेलेक्ट किया जाना चाहिए थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस, और उसके बाद उसे उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम देना चाहिए, और इसके बाद उसे ट्रेन करना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की 7 टेक्निक्स बताई हैं जिनसे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिकली फॉलो होता है, जिसमें पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, फोरमैन कौन है? फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर इन द फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, तो टेलर एम्फेसाइज्ड टू इंप्रूव द रोल ऑफ दिस फोरमैन, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है वर्कर से। टेलर का कहना यह था कि ये फोरमैन शुड बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे कि इंटेलिजेंस, एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी। ये सारी क्वालिटीज जाहिर सी बात है कि किसी एक व्यक्ति में नहीं पाई जा सकती। इसलिए एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि एक नहीं बल्कि देयर शुड बी 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन इन अ फैक्ट्री सिस्टम। दोज हु possess टेक्निकल स्किल्स, इंटेलिजेंस, उन्हें प्लानिंग इंचार्ज बनाया जाना चाहिए, और जिनके अंदर एनर्जी ज्यादा है उन्हें एग्जीक्यूशन इंचार्ज बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए फोरमैन के काम को एफडब्ल्यू टेलर ने 8 स्पेशलिस्ट में डिवाइड किया। एक वो है फैक्ट्री मैनेजर के अंतर्गत जो प्लानिंग इंचार्ज है, और एक है जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, और इन दोनों के नीचे काम करते हैं 8 फोरमैन। अब हमें बच्चों इनका जो टास्क है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये एक एक नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्लानिंग इंचार्ज के नीचे जो आते हैं वो है 4 स्पेशलिस्ट, जिसमें पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। दूसरा है रूट क्लर्क। इनका काम क्या है? टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन।
नेक्स्ट इज आवर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम यह है कि टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम यह होता है कि टू एंश्योर डिसिप्लिन इन द ओवरऑल वर्क। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसके नीचे हमारे 8 स्पेशलिस्ट, जिसमें पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम यह है कि टू एंश्योर accurate completion of the work on time. Next is gang boss. Gang boss का काम है to keep machines and tools ready for the production process. Next is repair boss, to ensure that all the machines and tools are in proper working conditions. Next is inspector. Inspector का काम होता है to check the quality of the output. तो workers को इन 8 specialist foreman से instructions लेने हैं to ensure proper working. तो बच्चों हमारी नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यह है कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी, यानी हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट फ्रॉम द प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, टाइम, मेथड, सबका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स में सेम बैटरी यूज होती है बिकॉज दैट बैटरी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड because of a set standard. Next is simplification of work. Simplification means removal of unnecessary diversity of products and activities. क्यों? इससे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से कॉस्ट ऑफ लेबर मिनिमाइज होती है और आउटपुट हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। स्मॉलर से स्मॉलर जॉब यानी छोटी से छोटी जॉब के लिए भी एक बेस्ट मेथड फॉलो किया जाना चाहिए सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन मींस मूवमेंट्स, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग हियर एंड देयर, ये है मोशन। टेलर का कहना यह था कि वी हैव टू क्रिटिकली ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं अगर हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। जैसे अगर टूल्स जिनकी बार बार जरूरत पड़ती है दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंट प्लेस, तो वर्कर को बार बार वहां जाना पड़ेगा जिससे टाइम ज्यादा लैप्स होगा। इसके बदले अगर हम टूल्स को वर्कर्स के नजदीक रखते हैं तो प्रोडक्शन आउटपुट जो होगा हमारा वो एनहांस्ड होगा। नेक्स्ट इज फैटीग स्टडी। व्हाट डू यू मीन बाय फैटीग? फैटीग मींस टायर्डनेस। इसमें टेलर का कहना यह था कि वैसे तो वर्कर्स के काम करने की शिफ्ट 8 आवर्स की होती है और बेसिकली वर्कर्स 3 शिफ्ट में काम करते हैं 8 आवर्स की, लेकिन उसमें भी देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स फॉर द वर्कर्स। इसके अंदर बेटा आती हैं 2 बातें, अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, सो दैट द वर्कर्स कैन रीगेन द एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक ऐसी टेक्निक थी जिसने फेयोल के एक प्रिंसिपल को वायलेट किया। जैसे कि फेयोल का कहना रेम्यूनरेशन में यह था कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी जस्ट एंड फेयर, बट एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि वर्कर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट वर्कर्स एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। जो हमारे एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें ज्यादा वेजेस मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द इनएफिशिएंट वर्कर्स, सो दैट द वर्कर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू डू मोर एंड मोर। तो बच्चों ये थे हमारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। थैंक यू।